चलिए शुरू करते हैं। अब आगे। अथर्व लोगों को अद्वैत रास्ते में ही मिल गया तो वह उसे लेकर वापस राकेश के रूम में के बाहर आ गए। अथर्व मीनल जी से बोल, दादी वह सारे राक्षस कहाँ गए, कहीं मुझे छोड़कर भाग तो नहीं गए। तब मोहन जी बोले, वह सब अंदर राकेश के पास है। तब अथर्व बोला, मुझे ही इन्हें वहां से निकलना पड़ेगा वरना ये सब कुत्ते वहीं जमे रहेंगे। पता नहीं इतना इंटरेस्ट नहीं काम में क्यों नहीं आता, ताकि मेरे इसी का काम भी करती, लेकिन नहीं, मुझे घसीटना ही है ही इन्हें। अथर्व बड़बड़ करते हुए रूम में गया तो देखा वंश राकेश के पास बैठा था। अथर्व से घूरते हुए बोला, ओ निदास की औलाद की तेरे ससुर है, बीवी नहीं, और इनसे मिलने उनके जिगरी लोग आए हैं जो उनकी शख्सियत का सूट भी करते हैं। अब चलो, मुझे भूख लग रही है, इससे पहले मेरे पेट में चूहे खुदकुशी करें, हमें उन्हें खाना देकर खुश कर देना चाहिए। अक्षत और सब लोग खड़े हो गए। तभी अथर्व मन में बोला, चलो जाते हुए मस्ती हो जाए। वह जल्दी से राकेश के पास बेड के बगल में एक मशीन के पास आकर बोला, है ये क्या, ये लाइन सीधी कैसे चल रही है, कहीं इस बुढ़े का भूत तो तुमसे बात नहीं कर रहा था। राकेश ने अथर्व को घूर कर देखा और थोड़ा सा जोर से कहा, भाग जाओ यहाँ से बंदर। अथर्व हंसते हुए कैमरे से निकल गया। वंश अमन पीछे ही थे। उन्होंने राकेश के पर को छूकर जल जाने का कहा और वह लोग भी चले गए। फिर अथर्व और बाकी सब अपने मीनल जी और बाकी सब से विदाई ली और सामने वाले रेस्टोरेंट में खाना खाकर एयरपोर्ट चले गए। कुछ ही देर में दिल्ली के लिए उनकी फ्लाइट ने उड़ान भर दी। दिल्ली सूर्यवंशी भवन। अथर्व लोग 3 घंटे में सूर्यवंशी भवन पहुंच गए थे। सब लोग थके हुए थे इसलिए आराम कर रहे थे। शाम के 5 बजे थे। आराध्या को अस्पताल से फोन आ गया था तो वह किसी इमरजेंसी केस के लिए चली गई थी। प्रिया जी लक्षिता के साथ ललिता जी के पास गई हुई थी। प्रीतम जी पीएम के साथ किसी जरूरी मीटिंग में गए हुए थे। अक्षत और धैर्य को कंपनी जाना पड़ा, कई दिनों का काम पेंडिंग पड़ा था। वह अथर्व को भी साथ ले जाते लेकिन उसे सोता हुआ देखकर वह खुद चले गए। 5:30 अथर्व की जब आंखें खुली तो वह अपने खुराफाती दिमाग में कुछ सोचने लगा और कुछ मिनट बाद ही उसे कुछ सूझ गया। उसे याद था ग्रंथ को अक्षत ने यही रुककर आराम करने को कहा था। वह जल्दी से उठा और पहले अच्छे से फ्रेश हुआ। फिर उसने अपने बैग से हॉस्पिटल से चुराया हुआ सामान निकाल और उसे एक बैग में भर लिया। फिर वह निकल गया अपने कमरे से अद्वैत के कमरे की तरफ। अथर्वा ने अद्वैत के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला तो देखा अद्वैत, ग्रंथ और ध्रुवी तीनों बेड पर पड़े सो रहे थे। ग्रंथ बीच में था। अथर्व ने जाकर तुरंत उसके पैर में खुजली की। जिस ग्रंथ ने झटके से आंखें खोल ली उसने अपना सर उठाकर अथर्व को घूर कर देखा तो अथर्व तेरे से फुसफुसाते हुए बोला, जल्दी चलो शिकार पर चलते हैं, इस वक्त कोई घर पर नहीं है रोकने वाला। शिकार करने जाने का मतलब धर्म कुछ कांड करने जा रहा है, ये सोचकर ग्रंथ धीरे धीरे कर सकते हुए दोनों लड़कों के बीच से निकल आया। कुछ देर बाद दोनों ही इधर उधर देखते हुए मेंशन से दबे पांव बाहर निकल गए। वहां के गार्ड को अथर्व की सुरक्षा को लेकर कोई इंटरेक्शन नहीं मिले थे इसलिए उन्होंने अथर्व को जाने से नहीं रोका। अथर्व गाड़ी ड्राइव कर रहा था और ग्रंथ साइड में बैठा हुआ था। वह अथर्व से बोला, डिबी हम कहाँ जा रहे हैं। तब अथर्व ने कहा, बोला तो था शिकार करने जा रहे हैं। तब ग्रंथ बोला, पर किसका। तब अथर्व बोला, उसे आदमी का जो सगाई में मुझ पर हमला करने आया था। मैंने उसे आदमी को होमी के बेसमेंट में अपनी खुशियां जगह पर चेंज करवा दिया है क्योंकि उसे दादू और हामी दोनों का बुढ़ापा व्यतीत करने का अड्डा उनका वह सरकारी भवन ही बन चुका है। वहां पर मुझे टॉर्चर करने के लिए कुछ भी यूज नहीं करने देते। तभी ग्रंथ के अंदर से इविल बोला, अपनी जुबान उसे कर लिया करो, किसी को भी पागल कर सकती है। ग्रंथ ने आंखें बड़ी करके अपना मुंह बंद कर लिया और अथर्व की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहा था। कुछ बोलो बाद अथर्व हंसते हुए बोला, कभी कभी मैं ऐसे ही इस्तेमाल करता हूँ जिसकी वजह से एक आतंकवादी ने आत्महत्या कर ली थी। तब मुझे लगा कि नहीं ये ज्यादा हो गया, अब इसका इस्तेमाल बंद। अब ग्रंथ अथर्व को घूरने लगा। कुछ देर बाद ही अथर्व ने गाड़ी रोक दी। ग्रंथ ने बाहर देखा तो एक शॉपिंग मॉल था। अथर्व ने गाड़ी पार्किंग में लगे और ग्रंथ को लेकर मॉल में चला गया। ग्रंथ चलते हुए अथर्व से बोला, ये तो माल है, यह आपका खुफिया अड्डा कैसे हो सकता है। तब अथर्व बोला, चुपचाप शांति से चलो और घर जाकर कोई पूछे तो बता देना मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर आया था। ग्रंथ ने उसकी बात कुछ नहीं कहा। अथर्व से लेकर लिफ्ट में गया और फर्स्ट फ्लोर का बटन दबा दिया। कुछ ही देर में अथर्व एक रूम के बाहर खड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा खोल। ग्रंथ उसे देखकर सच में पड़ गया कि इस आदमी को उसने कहाँ देखा है। देखा तो उसने उसे अथर्व के साथ ही था। वही अथर्व ग्रंथ को लेकर अंदर आया और सामने खड़ी शख्स से बोल, वेदांत मीट माई लिटिल वर्जन मिनन्स ग्रंथ। और ग्रंथ, यह वेदांत मेरा दाया बाया हाथ, मेरे हर कांड का भागीदार और मेरे आदमियों को यही ऑपरेट करता है। ग्रंथ में वेदांत को सर झुकाकर हेलो किया। उसने गौर से देखा तो वह अथर्व की उम्र का ही था। अथर्व गाड़ी ड्राइव कर रहा था और ग्रंथ साइड में बैठा था। वह अथर्व से बोल, दिबी हम कहाँ जा रहे हैं। तब अथर्व बोला, बोला तो था शिकार करने। तब ग्रंथ बोला, पर किसका।
तब अथर्व बोला, इस आदमी का जो सगाई में मुझ पर हमला करने आया था, मैंने उसे आदमी को होमी के बेसमेंट से अपनी खुफिया जगह पर चेंज करवा दिया है, क्योंकि अब दादू और होमी दोनों का बुढ़ापा व्यतीत करने का अड्डा का वह सरकारी भवन ही बन चुका है। वहां पर मुझे टॉर्चर करने के लिए कुछ भी इस्तेमाल करने नहीं देते। तभी ग्रंथ ने अंदर से इविल बोला, अपनी जुबान इस्तेमाल कर लिया करो, किसी को भी पागल कर सकती है। ग्रंथ ने आंखें बड़ी करके अपना मुंह बंद कर लिया और अथर्व की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहा था। कुछ पलों बाद अथर्व हंसते हुए बोला, कभी कभी मैं यही इस्तेमाल करता हूँ जिसकी वजह से एक आतंकवादी ने आत्महत्या कर ली थी। तब मुझे लगा कि नहीं, ये ज्यादा हो गया, आपसे इसका इस्तेमाल बंद। अब ग्रंथ अथर्व को घूरने लगा। कुछ देर बाद ही अथर्व ने गाड़ी रोक दी। ग्रंथ ने बाहर देखा तो एक शॉपिंग मॉल था। अथर्व ने गाड़ी पार्किंग में लगे और ग्रंथ को लेकर मॉल में चला गया। ग्रंथ चलते हुए अथर्व से बोला, ये तो माल है, यह आपका खुफिया अड्डा कैसे हो सकता है? तब अथर्व बोला, चुपचाप शांति से चलो और घर जाकर कोई पूछे तो बता देना मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर आया था। ग्रंथ ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। अथर्व से लेकर लिफ्ट में गया और फर्स्ट फ्लोर का बटन दबा दिया। कुछ ही देर में अथर्व एक रूम के बाहर था। उसने दरवाजा खटखटा है तो किसी ने दरवाजा खोला। ग्राउंड उसे देखकर सच में पड़ गया कि इस आदमी को उसने कहाँ देखा है। देखा तो अथर्व के साथ ही था। वही अथर्व ग्रंथ को लेकर अंदर गया और सामने खड़े शख्स से बोला, वेदांत मीट माई लिटिल वर्जन मिनन्स ग्रंथ। और ग्रंथ, यह है वेदांत, मेरा दाया बाया हाथ, मेरे हर कान का भागीदार और मेरे आदमी को यही ऑपरेट करता है। ग्रंथ में वेदांत को सर झुकाकर हेलो किया। उसने गौर से देखा तो वह अथर्व की उम्र का था। वही अथर्व वेदांत से बोल, कहा है वह हरामजादा? तब वेदांत बोला, फिलहाल तो टॉर्चर रूम में है, कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, शायद करणवीर दादाजी ने तबीयत से कुटाई करवाई है इसकी। तब अथर्व बोला, कोई बात नहीं, मेरे सामने तो मुर्दे भी बोल पड़ते हैं, फिर वह किस खेत का बैंगन है? तब वेदांत बोलकर, कम से कम कहावतों का तो स्थान परिवर्तन मत कीजिए, वह मूली होता है। तब अथर्व अपनी कमीज की बाजू के ऊपर चढ़ते हुए बोला, मैं तो बैगन ही बोलूंगा, चलो। ग्रंथ अथर्व के साथ इस कमरे के में बने एक दरवाजे को खोलकर अंदर गया। अंदर वह आदमी राशन से बना सीधा लटका हुआ था। वेदांत ने आकर उसे नीचे उतरा और कहा, मैं जरा मॉल में एक चक्कर मार कर आता हूँ सर, आप अपना काम कीजिए। इतना कहकर वेदांत वहां से चला गया। अथर्व ग्रंथ से बोल, ग्रंथ इसके हाथ खोल दो, आज मैं तुम्हें टॉर्चर करने के कुछ टिप्स सिखाऊंगा, वैसे तुम हथौड़ा काफी अच्छा चलाते हो। तब ग्रंथ उसे आदमी के हाथ खोलते हुए बोला, लेकिन यहाँ थोड़ा तो है ही नहीं, और इसके चिल्लाने की आवाज मॉल में घूम रहे लोगों को भी तो सुनाई देगी। तब अथर्व बोला, हम जिस कमरे में है उसके अंदर की आवाज बाहर आर्यन को कुर्सी पर बैठकर भी सुनाई नहीं देगी। मैं खुद इस माल का डिजाइन तैयार किया है, तो चिंता मत करो, अच्छा इसे अच्छे से होश में लाओ। अथर्व सारे औजारों को मैच पर सजाते हुए बोला। तो ग्रंथ इधर उधर देखते हुए बोला, लेकिन यहाँ पानी तो है ही नहीं। तब अथर्व हंसते हुए पलटा और हाथ में एक पेचकस लेकर उसके पास आते हुए कहा, इसे होश में लाने के लिए पानी की नहीं, इसकी जरूरत है। अथर्व के हाथों में पेचकस देखकर ग्रंथ अथर्व से पूछ पाता कि यह कैसे किसी को होश में ला सकता है। तभी अथर्व नींबू पेज का सूच आदमी की झांग में घुसा दिया, जिससे वह आदमी बुरी तरह चिल्लाने लगा। ग्रंथ झट से पीछे खिसक गया और लंबी सांस लेते हुए अथर्व से कहा, बात तो दिया करो डिबी, आप ऐसा कुछ करने वाले हो? वही वह आदमी बुरी तरह से दर्द से तड़प रहा था। करणवीर जी ने उसे ऐसे प्रताड़ित नहीं किया था। उसने सामने बैठे अथर्व को देखा और कराहते हुए कहा, देखो मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर प्लीज ऐसे मत तड़पाओ। तब अथर्व उसे पेचकस को इधर उधर हिलाते हुए बोला, तो फिर बात किसके कहने पर मुझे करने आया था? वह आदमी कराहते हुए बोला, मत करो, मैं नहीं बता सकता, मेरे परिवार बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तब ग्रंथ में बिना इधर उधर देखकर उसे आदमी के मुंह पर एक मुक्का मार और गुस्से में कहा, सेल तो मेरे डिबी का परिवार नहीं है, अगर देख लिया कितने लोगों की जिंदगी इन्हें देखकर चलती है तो गिल्ट से खुद मर जाएगा, और बीवी बच्चों से इतना प्यार है तो ऐसे गलत फील्ड में क्यों आया? वह आदमी अपने दर्द को जब्त करते हुए बोला, कोई भी इंसान शौक से यह जुर्म की दुनिया नहीं चाह, तुम लोग बड़े घरों में पैदा हुए हो, गरीबी क्या होती है और क्या से क्या करवा देती है सोच भी नहीं सकते। तब अथर्व ने कहा, तो दुनिया में अच्छे काम भी है, अब अगर तुम सच बता दो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे परिवार वालों को कुछ नहीं होने दूंगा। वह आदमी कुछ नहीं बोला तो अथर्वा ने एक शोर का मुक्का उस पेचकस पर दे मारा जो अभी भी उसकी जांघ में घुसा हुआ था, जिसे वह आदमी दर्द से तड़पते हुए नीचे गिर गया। अथर्व ग्रंथ से बोला, मैं इस पर से तुम्हें जो भी औजार अच्छा लगे वह लो और इसके शरीर पर इस्तेमाल करो, तुम्हारे अंदर जिस भी किसी के लिए गुस्सा नफरत जो भी है वह सब इस पर निकाल कर अपने मन को रिलैक्स करो। ग्रंथ ने मेज पर नजर डाली तो उसे सब औजार नुकीले और साफ थे। तभी उसकी आंखों में चमक आ गई।
उसे आदमी ने अपने दर्द को जब्त करते हुए कहा, कोई भी इंसान शौक से जुर्म की दुनिया नहीं च तुम लोग बड़े घरों में पैदा हुए हो, गरीबी क्या होती है और क्या से क्या करवा देती है सोच भी नहीं सकते तुम लोग। तब अथर्व बोला, तो दुनिया में अच्छे काम भी होते हैं, अब अगर तुम सच बता दो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे परिवार वालों को कुछ नहीं होने दूंगा। वह आदमी कुछ नहीं बोला तो अथर्व ने एक मुक्का उसे पेचकस पर दे मारा जो अभी भी उसकी जांघ में घुसा हुआ था, जिससे वह आदमी दर्द से तड़पते हुए नीचे गिर गया। अथर्व ग्रंथ से बोल, मेज पर से तुम्हें जो भी औजार अच्छा लगे वह लो और इसके शरीर पर इस्तेमाल करो। तुम्हारे अंदर जिस भी इंसान किसी के लिए भी गुस्सा नफरत जो भी है वह सब इस पर निकाल कर अपने माइंड को रिलैक्स करो। ग्रंथ ने मेज पर नजर डाली तो उसे सब औजार नुकीले और शार्प थे। तभी उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने छोटी सी कील ठोकने वाली हथौड़ी उठा ली और कुछ केले लेकर बोला, मैं इसे ट्राई करूंगा। तब अथर्व ने एक कैंची उठा ली और कहा, और मैं इसे सामने पड़ा हुआ वह आदमी आंखों में खौफ लिए उन दोनों को ही देख रहा था। ग्रंथ ने 1 किलो उसे आदमी के हाथ पर रखी और धड़धाड़ा ठोकने लगा। वह आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। तभी अथर्व ने उसके कान पर कैंची से कट लगा दिया तो उसकी चीखों की आवाज में इजाफा ही हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। तो अथर्व भून भुनाते हुए बोला, यह ऐसे नहीं मानेगा ग्रंथ, इसकी पेंट उतारो, मैं एक और तकरीब जानता हूँ। तब ग्रंथ बोला, पेंट कहीं मुझे इसके उसमें तो किल ठोकने को नहीं बोलने वाले, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब अथर्व हंसते हुए बोला, वैसे आइडिया बुरा नहीं है लेकिन मैं कुछ और करूंगा। इतना बोलकर अथर्व शैतानी से उसे आदमी के सामने कैंची चलाने लगा। अथर्व के इरादे समझते ही वह आदमी बोला, मैं बताता हूँ प्लीज सब कुछ मत करना, इसे सर दर्द सहना अब उसके बस में नहीं था इसलिए वह बोला। वह आदमी तभी अथर्व बोला, तारक मेहता, मेरा मतलब आलोक मेहता है ना। तब आदमी बोला, कौन आलोक मेहता? मेरे मालिक का नाम तो कुणाल सिंह है, उसी ने मुझे आपको मारने ने भेजा था। कुणाल का नाम सुनकर अथर्व को थोड़ी हैरानी हुई। ग्रंथ उससे बोला, डीबी यह कुणाल कौन? तब अथर्व बोला, है एक हरामी जिससे इतने सालों बाद चल मची है। फिर वह उसे आदमी से बोला, वह लोग तो कनाडा चले गए थे। तब वह आदमी बोला, कुणाल सब कुछ साल पहले आए थे जब मुझे मेरी बीवी और बच्चों समेत मेरे बाप ने लात मार कर घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे पास खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को घर कुछ भी नहीं था। हम किराए की एक खोली में रह रहे थे। जब मेरी बीवी को उनके घर झाड़ू पोछा का काम मिल गया, उसने ही सबसे मुझे मिलवाया था और उन्होंने हमें काम के साथ घर भी दिया। फिर वह अपना काम मुझे सौंप कर वापस कनाडा चले गए। अभी कुछ दिनों पहले ही लौटे थे वह, जब मुझे उन्होंने किसी ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाने के लिए कहा जो अपनी जान की परवाह किया बगैर उनका काम कर दे, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। तब उन्होंने मुझे भेजा आपको मारने के लिए। हवेली में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी देखकर मैं जब उनसे मना किया था, उन्होंने मेरी बेटी को कोठे पर बेचने की धमकी दी और अगर मैं उनका काम कर दिया तब उन्होंने मुझसे कहा कि वह मेरी बेटी को डॉक्टर बना देंगे और बेटे को भी विदेश भेज देंगे। बस इसलिए मैं मजबूर हो गया था उनका काम करने के लिए। ग्रंथ को उसे आदमी पर बहुत गुस्सा आया। तभी अथर्व बोला, अच्छा एक बात बताओ, उसे हरामी ने तेरी बीवी और बेटी पर कभी हाथ नहीं डाला क्या? ग्रंथ अथर्व को घूरने लगा। तब वह आदमी बोला, वह हमारे साहब उनका वह काम नहीं करता, वह नपुंसक है और इसका जिम्मेदार वह ठाकुर परिवार को मानते हैं। तब अथर्व बोला, उसकी मतदान की तो मैं ही निकली थी, साल मेरी बीवी के पीछे पड़ा था। खैर तेरी फैमिली की सुरक्षा का वादा मैं तुझे करता हूँ, लेकिन तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब एक बार तो मुझ पर हमला कर सकता है तो दोबारा क्यों नहीं? अथर्व ने अपनी गन उठाए और ग्रंथ से कहा, ट्राई करोगी? तब ग्रंथ बोला, बिल्कुल, इसने आपके मारने की कोशिश की जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने अथर्व से गांधी और उसे आदमी के माथे में छेद कर दिया। कुछ देर बाद अथर्व ग्रंथ के साथ मॉल में बेफिक्र होकर घूम रहा था। उन दोनों ने ही अब तक टाइम पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वही सूर्यवंशी मैंशन में शाम में ही प्रिया जी सबसे पहले लौटी थी। फिर एक एक करके सब लोग आ गए थे। रात के 8 बजे बज गए थे और अथर्व घर से नदारद था। अक्षत ने सबको भड़काया, स्पेशली ललित जी को तो घर ही बुला लिया, जिनके साथ ललिता जी और सब लोग आ गए। विराट जी कहाँ पीछे हटते, वह भी सबके साथ अथर्व की खबर लेने पहुंचे। इसी बहाने तीनों फैमिलीज का डिनर प्लान भी हो गया था। बच्चे और पांचों दोस्त अथर्व के मजे लेने के लिए तैयार बैठे थे। सूर्यवंशी मेंशन विराट जी सोफे पर बैठे हुए थे। वो करणवीर जी से बोल, चाचा जी यह बागर बिल्ला उसे आदमी को आपके नाक के नीचे से निकाल कर ले गया और आप कुछ भी नहीं कर पाए। तभी करणवीर जी बोले, मैं और राजपाल दोनों ही खाना खाकर आराम करने के लिए गई थी, मुझे क्या पता था वह आदमखोर अभी भी इतना तेज काम करता है। और तो और उसे कारण खजूरी ने हमारे गार्ड्स को भी खरीदा हुआ है, आने दो आज उसकी टांगे तोड़ दूंगा।
तब अक्षत बोला, दादाजी आप तो रहने दीजिए, अगर उसे कोई डांटेगा तो आप और माँ ही उसे बचाने के लिए बीच में कूद जाओगे। तभी अद्वैत विराट जी के पास बैठे बैठे बोला, मुझे कुछ कहना है। तब अदिति ने भी हाथ उठाया और बोली, मुझे भी पहले मेरी बात सुनो। उसने अद्वैत को तिरछी नजरों से घूरते हुए कहा। तो अद्वैत बोला, हाँ तो कर ले पहले चुगली, यही तो मैं कहने वाला था। अथर्व घर से गायब था, इसलिए अक्षर ने सबको भड़काया हुआ था और तीनों फैमिलीज साथ में इकट्ठी हो गई थी। विराट जी सोफे पर बैठे हुए थे तो करणवीर जी से बोल, चाचा जी यह बागर बिल्ला उसे आदमी को आपकी नाक के नीचे से निकाल कर ले गया और आप कुछ भी नहीं कर पाए। तब करणवीर जी बोले, मैं और राजपाल दोनों ही खाना खाकर आराम करने के लिए गए थे, मुझे क्या पता था वह आदमखोर अभी भी इतना तेज काम करता है। और तो और उसे कनखजूरे ने हमारे गार्ड्स को भी खरीदा हुआ है, आने दो आज उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तब बक्सर बोला, दादाजी आप तो रहने दीजिए, अगर उसे कोई डांटेगा तो आप और माँ ही उसे बचाने के लिए बीच में कूद जाओगे। तभी अद्वैत विराट जी के पास बैठे बैठे बोला, मुझे कुछ कहना है। तब अदिति ने भी हाथ उठाया और बोली, मुझे भी पहले मेरी बात सुनो। उसने अद्वैत को तिरछी नजरों से घूरते हुए कहा। तो अद्वैत बोला, हाँ तू कर ले पहले चुगली, यही तो मैं कहने वाला था। तभी अदिति बोली, दादू आप सब ने गौर किया वह नशेड़ी भी तो गायब है और वह पक्का पापा के साथ होगा, वह भी फोन नहीं उठा रहा, हमें कह रही हूँ वह हमारे पापा को बिगाड़ रहा है। तब अद्वैत अदिति को चिटकाते हुए बोला है, पापा की चमची, यह बोल के पापा ग्रंथ को बिगाड़ रहे हैं, वह तो काफी सीधा है और मत भूल वह तेरा होने वाला पति है। तभी सबको बाहर से गाड़ी की आवाज आई तो सबके कान खड़े हो गए। कुछ देर बाद अथर्व एक कान पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए अंदर आया। वह बोला, ओ मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में मच्छर मार रात भर, ओ मेरी डार्लिंग डार्लिंग गगा। पूरी दिल्ली की जनता मेंशन में घुस आई, मेरे पापा को बाहर निकाल दिया क्या। तभी ललित जी ने लक्ष्य का डंडा छीनकर कहा, इधर आ नालायक, कहाँ गया था। अथर्व वापस बाहर की तरफ भागने लगा, तभी पीछे प्रीतम जी और विनोद जी को खड़ा पाया जो ग्रंथ को पढ़कर खड़े थे, जो दरवाजे से जाकर सारा नाटक देख रहा था। तभी अथर्व हंसते हुए वापस हाल की तरफ घूम गया और कहा, अदिति एक दो। तभी अदिति बोली, तीन, और अथर्व फुर्र से सबके बीच से सीढ़ियों चढ़ते हुए निकल गया। सब ने अदिति को घर कर देखा तो वह दांत दिखाते हुए बोली, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन यह उसका जोड़ीदार फंसा है ना, इससे पता कीजिएगा। अब सब ने ग्रंथ को घेर लिया। विराट जी ग्रंथ को घूरते हुए बोले, वह तो है ही नालायक, तुम भी उसके साथ मिल गए, तुम्हें पता है ना उसकी जान को खतरा है, फिर भी तुम लोग बाहर घूम रहे थे। तब ग्रंथ सबको देखते हुए बोला, हम बाहर घूम नहीं रहे थे, वह तो मैं, मेरा मतलब मेरे कुछ कपड़े घर पर रह गए थे तो डीबी मुझे शॉपिंग पर ले गए थे। तब अदिति उसे घूरते हुए बोली, अच्छा कौन से माल गए थे और क्या खरीद कर ले हो, दिखाओ हमें। तब ग्रंथ दूर की सकते हुए बोला, कुछ कुछ नहीं, मेरा पसंद सामान है। उसने बैग अपने पीछे छुपा लिया। तब प्रीतम जी ने उसके हाथ से बैग छीन लिया और अदिति को देते हुए कहा, दिखा अदिति, इन दोनों नालायकों ने बच निकलने के लिए किस चीज को अपना हथियार बना रखा है। वही अथर्व ऊपर खड़ा सब देख रहा था, वह जोर से चिल्लाया, अदिति नहीं पापा यार, उसमें ग्रंथ के अंडरगारमेंट से अदिति जो उसे बैग को खोलना ही वाली थी, उसने तुरंत चिल्लाते हुए वह बैग वापस ग्रंथ के ऊपर फेंक दिया जो उसने झट से पकड़ लिया। तब करणवीर जी अथर्व को घूरते हुए बोले, नीचे आजा नालायक, वरना इस महीने शेर खान से मिलने नहीं जा पाएगा, वह बीमार भी है, शायद कुछ दिन ही जी पे, सोच ले आखिरी बार उसे नहीं मिल पाएगा। पत्थर को दौड़ते हुए नीचे आया और करणवीर जी से कहा, क्या मेरा शेर खान बीमार है और आपने मुझे बताया भी नहीं, मुझे अभी जाना है उसके पास। तब करणवीर जी अथर्व से बोले, कल सुबह चले जाना, पहले ये बताओ उसे आदमी के साथ क्या किया है तूने, और उसने जरूर मुंह खोल होगा, बता किसने वह हमला करवाया था। तब अथर्व बोला, उसने कुछ बताया ही नहीं तो मैंने उसे जाने दिया। अथर्व ने बच्चों से छुपाकर उंगली ऊपर की तरफ की, जिसमें सब बड़े लोग समझ गए अथर्व ने उस आदमी को मार दिया है। तब विराट जी अथर्व से बोले, हम आप है तेरे तेरी रग रग से बाकी, फिर दिन के बाद चाचा जी की स्टडी रूम में चुपचाप आ जाना, बना टांगे आज जरूर टूटेगी तेरी और तुम दूसरे कनखजूरे, तुम इस नालायक आदमी के साथ ज्यादा मत घूमा करो वरना तुम्हें पागल कर देगा यह आदि मानुष। उन्होंने ग्रंथ को घूरा को। अथर्व बोला, चलो फिर मैं नहाकर आता हूँ, फिर मैं मेरी विद्या माँ के हाथ के बोले खाऊंगा, और पनीर की खुशबू ने तो मेरे पेट के चूहों को भड़का दिया। ग्रंथ तू भी आज। तब ललित जी बोले, इसके साथ ही नहाएगा क्या लकड़बग्घे, और तुम अब से तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगे अभय के साथ। अथर्व और ग्रंथ एक दूसरे को देखने लगे। तब अथर्व बोला, पर पापा ये यहाँ भी तो रह सकता है, यहाँ इसका सदा मन लगेगा है ना ग्रंथ। तब ललित जी ग्रंथ को कमी से एक कोने पर लगे खून के निशान को रगड़ते हुए बोले, यह अपने होने वाले ससुराल में रहता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, और अब अगर तूने एक बार और मुंह खोला तो ये डंडा तेरी पीठ पर बरसा दूंगा। अथर्व और ग्रंथ दोनों की नजरें उनके हाथ पर थी, ग्रंथ तो बुरी तरह छिप गया था।
वह हकलाते हुए बोला, दादू मैं अपने फ्लैट पर ही रहूंगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। तब प्रीतम जी बोले, लेकिन बेटा वहां पर तुम अकेले रहोगे और जरा बताओगे खाना कैसे खाते हो दिन भर? तब अथर्व बोला, ये सुबह हवा खाता है, दोपहर में दिति से गाली और रात में। तो सब लोग अथर्व को घूरने लगे। तभी अथर्वा ने पीछे खिसक कर अद्वैत को हल्का सा मुक्का मार और धीरे से उससे कहा, रोक ले ग्रंथ को, वरना ग्रंथ को बता दूंगा कि तू शिविका का नंबर भी ले आया है। अद्वैत अभी नहीं चाहता था कि ग्रंथ को उसके और शिविका के रिलेशन के बारे में पता चले, तो जब उसकी गाड़ी पूरी तरह से सेट होगी तब खुद उसे बताना चाहता था। वह अथर्व से बोला, अपने ही बेटे को ब्लैकमेल करते हुए शर्म नहीं आती आपको? खुद तो उसका रिश्ता करके बैठ गए, हमें इस लायक भी नहीं छोड़ा कि हम उसे डरा सके। फिर वह बोला, ललिता तो प्लीज ग्रंथ यही हमारे साथ ही रहेगा, प्लीज हाँ कर दीजिए, वरना ललिता दादी को बता दूंगा कि अद्वैत ने ललित जी को कुछ इशारा किया। तो वह खिसिया कर रह गए और अथर्व को घूरते हुए बोले, नालायक ने बेटा भी अपने जैसा पैदा किया है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी ललिता जी उन्हें घूरते हुए अद्वैत से बोली, अभी बेटा क्या बात है, बता मुझे। अथर्व और ग्रंथ को सबने घेर लिया था और अथर्व ने उन सबको बता भी दिया था कि वह उसे हमले करने वाले को अथर्व ने मार दिया। तब विराट जी अथर्व से बोले, हम बाप है तेरी तेरी रग रग से वाकिफ है, दिन के बाद चाचा जी की स्टडी में चुपचाप आ जाना, वरना टांगे आज जरूर टूटेगी तेरी और तुम दूसरे कन खजूरे। तुम इस नालायक आदमी के साथ ज्यादा मत घूमा करो, वरना तुम्हें पागल कर देगा यह आदि मानुष। उन्होंने ग्रंथ को घूरते हुए कहा। तो अथर्व बोला, चलो फिर मैं नहा कर आता हूँ, फिर मैं मेरी विद्या माँ के हाथ के बोले खाऊंगा, और पनीर की खुशबू ने तो मेरे पेट के चूहों को भड़का दिया है। ग्रंथ तू भी आज। तब ललित जी बोले, इसके साथ ही नहाएगा क्या लकड़बग्घे, और तुम सबसे, तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगे अभय के साथ। अथर्व और ग्रंथ एक दूसरे को देखने लगे। तब अथर्व बोला, पर पापा ये यहाँ भी तो रह सकता है, यहाँ इसका ज्यादा मन लगेगा है ना ग्रंथ? तब ललित जी ग्रंथ के कमीज के एक कोने पर लगे खून के निशान को रगड़ते हुए बोले, यह अपने होने वाले ससुराल में रहता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, और अब अगर तूने एक बार और मुंह खोला तो ये डंडा तेरी पीठ पर बरसा दूंगा। अथर्व और ग्रंथ दोनों की नजरें उनके हाथ पर थी। ग्रंथ तो बुरी तरह झेप गया था। वह हकलाते हुए बोला, दादू मैं अपने फ्लैट पर ही रहूंगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। तब प्रीतम जी बोले, लेकिन बेटा वहां पर तुम अकेले रहोगे, और जरा बताओगे खाना कैसे खाते हो दिन भर? तब अथर्व बोला, ये सुबह हवा खाता है, दोपहर में दिति की गाली और रात में। तो सब लोग अथर्व को घूरने लगे। तभी अथर्व ने पीछे खिसक कर अद्वैत को हल्का सा मुक्का मार और धीरे से उसे बोला, रोक ले ग्रंथ को, वरना ग्रंथ को बता दूंगा कि तू शिविका का नंबर भी ले आया है। अद्वैत अभी नहीं चाहता था कि ग्रंथ को उसके और शिविका के रिलेशन के बारे में पता चले। वह जब उसकी गाड़ी पूरी तरह से सेट होगी तब खुद उसे बताना चाहता था। वह अथर्व से बोला, अपने ही बेटे को ब्लैकमेल करते हुए शर्म नहीं आती आपको? खुद तो उसका रिश्ता करके बैठ गए, हमें इस लायक भी नहीं छोड़ा कि हम उसे डरा सके। फिर वह बोला ललित जी से, दादू प्लीज ग्रंथ यही हमारे साथ ही रहेगा, प्लीज हाँ कर दीजिए, वरना ललिता दादी को बता दूंगा। अद्वैत ने ललित जी को कुछ इशारे किए तो वह खिसियां कर रह गए और वह अथर्व को घूरते हुए बोले, नालायक ने बेटा भी अपने जैसा पैदा किया है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी ललिता जी उन्हें घूरते हुए अद्वैत से बोली, अभी बेटा बता क्या बात है मुझे। तभी विराट जी बोले, पर ललित का कहना बिल्कुल ठीक है। तब अथर्व बोला, पापा मैं और मेरी डार्लिंग बीवी भी तो एक साथ रहते थे, तब आप सब भी तो उसे मेरे लिए पसंद करके आ गए थे। तब प्रीतम जी बोले, वहां पर तुझ पर नकेल कसने के लिए बड़े भैया थे, इसलिए उसे वक्त हमें कोई चिंता नहीं थी। तब अथर्व बोला, क्या खाक नकेल कसी थी उसे आदमी ने? मैं उसकी आंखों के सामने अपनी डार्लिंग के साथ गुटगू कर रहा था, यहाँ तक कि मैं तो कभी कभी अपनी डार्लिंग के पास ही सोता था, और वह सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आराध्या ने उसके पास आकर एक मुक्का उसकी कमर में मारा और धीरे से बोले, एक एक डिटेल बता दो और ग्रंथ को आइडिया भी दे दो। तभी तुरंत बोला, शायद आप सबको मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे संस्कार इतनी भी खराब नहीं है कि मैं यहाँ रहकर अदिति के साथ कुछ गलत कर दूं। भले ही कभी अपने परिवार में नहीं रह पाया, लेकिन अपने दादाजी की परवरिश पर कभी दाग नहीं लगा सकता। और मैं दीदी से पहले ही कहना चाहता था कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं अपने फ्लैट पर ही रहूंगा, बाकी मेरे खाने पीने की चिंता भी मत कीजिए। पहले मेरे पास कोई मोटिव नहीं था जीने का, इसलिए मैं शराब में डूबा रहना चाहता था ताकि जल्द से जल्द इस दुनिया से जा सकूं। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे दीदी, शराब और सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और खाना भी ठीक से खा लूंगा, पर रहूंगा अपने फ्लैट पर ही। अब चलता हूँ, काफी दिन हो गए हैं, फ्लैट की सफाई भी नहीं की है, मैं अपना बैग ले आता हूँ। ग्रंथ वहां से सीधा अद्वैत के कमरे की ओर चला गया। उसके जाते ही अथर्व सबसे नाराज होते हुए बोला, धोखा दिया ना।
उसका दिल पापा आप सब ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा आपको उसे पर नहीं तो मेरी अदिति पर तो विश्वास रखना चाहिए ना, अपनी माँ से भी 10 गुना आगे है वह। अथर्व भी ग्रंथ के पीछे पीछे चला गया। वहीं अद्वैत सबसे बोला दादू पापा को परेशान करना था। ग्रंथ का दिल दुख गया। तब ललित जी बोले पर हमारा इंटेंशन वह नहीं था, हम तो चाहते थे कि अभय अकेला रहता है, विराट के घर भी 2-3 बच्चे हैं, यहाँ भी तो हमारे यहाँ भी तो हो जाएंगे, आने दो इन्हीं नीचे यही रह लेगा। सबको बात समझ में आ गई। वही अद्वैत के कमरे में अथर्व जब गया तो ग्रंथ अपना बैग बना रहा था। अथर्व को आता देखो खुश होते हुए बोला मत एक्टिंग की ना मैंने टीवी। तब अथर्व बोला आज पहली बार मुझे लग रहा है तुम मुझसे अच्छे एक्टर बन सकते हो, मुझे पता था दिल्ली जाकर पापा लोग ऐसा कुछ जरूर करेंगे। मैंने सुना था जब वह अस्पताल में बात कर रहे थे कि तुझे ललिता माँ के घर पर रखेंगे। लक्ष्य और पापा दोनों ही पुलिस में है, पापा तो पूरा नहीं हो चुके हैं, मतलब अब उनकी नींद भी ऐसी नहीं रहेगी, तुम चुपके से भी वहां से निकाल पाओ, जरा सी आवाज से उठकर बैठ जाते हैं वह, तभी तो मैं वहां दिन में ही जाता हूँ। और लक्ष्य वह हाथी तो अब मुझ पर शक करने लगा है, हमें अब संभल कर रहना होगा। और हाँ तुम फ्लैट पर नहीं यही रहोगे, अब देखना वह तुम्हें कैसे मनाएंगे यही रहने के लिए। और हुआ भी ऐसा ही जैसा अथर्व ने प्लान बनाया था। सबने ग्रंथ को सॉरी बोला और प्रीतम जी ने ग्रंथ को सूर्यवंशी मेंशन में ही रुकने के लिए मनाया। अथर्व के समझाए अनुसार उसने कुछ देर नाटक किया और हाँ कर दी, किसी को भी इन दोनों की शैतानी खोपड़ियों पर शक नहीं हुआ।